आपके सामने मौलिक अधिकार के शेष बचे हुए भागों को लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार में आप लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत रखा गया है। और आपने यह भी पढ़ा है कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में से हम लोगों ने 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात कर चुके हैं। आज हम लोग 6ठे प्रकार के मौलिक अधिकार को देखेंगे। तो 5 प्रकार का जो मूल अधिकार है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका नाम एक बार सुन लेना जरूरी रहेगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ा है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद दोस्तों ये जो 5 प्रकार के अधिकार हम लोग पढ़ लिए, फिर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 6ठे प्रकार का मौलिक अधिकार। और 5 प्रकार के मौलिक अधिकार में एक है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जो है सो हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को 6ठा प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 32 पढ़ने वाले हैं। अब आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 30 तक तो हम लोग पढ़े थे, तो बीच में अनुच्छेद 31 क्या हो गया, हम लोग अनुच्छेद 32 पर डायरेक्ट क्यों आ गए? आपके दिमाग में ये भावना आना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताए थे कि अनुच्छेद 31 ये वही अनुच्छेद है, ठीक है, जिसके तहत 7वां प्रकार के अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त था, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत था और इसका चर्चा हम लोग अभी तक कई बार कर चुके हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे जो है लीगल राइट्स के तहत, यानी कि कानूनी अधिकार के तहत, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, ठीक है। तो आपके दिमाग में यह भी भावना आना चाहिए कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, या आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि ये जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार में कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख देने से क्या फर्क आया, यानी कि विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो ये बातें आपके दिमाग में आया होगा, आना भी चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार की गारंटी दी जाती है और मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप अपना अर्जी दायर कर सकते हैं। जबकि कानूनी जो अधिकार है उसके तहत यदि उसका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को आपके उस अधिकार को दिलाने में या उसका रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं मिला है। बस इतना ही अंतर है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आपको बात करना चाहिए, अनुच्छेद 31 जो है सिंगल अनुच्छेद 31 नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 31 के साथ साथ और भी कई अनुच्छेद हैं, आप देखेंगे। जैसे कि 31A है, B है और C है। इन अनुच्छेदों को भी जानना जरूरी होगा, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 31A और 31B है, ये जो दोनों अनुच्छेद है वह जो है सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और इसके तहत दोस्तों
हमारे संविधान में एक नई अनुसूची की बात की गई थी और एक नया अनुसूची भी आया था, और हुआ क्या था, 9th शेड्यूल यानी कि 9वां अनुसूची। और 9वां अनुसूची में दोस्तों आपको बताया गया है कि 9वां अनुसूची में यह बातें की गई है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जान लिया कि 31A और 31B जो अनुच्छेद है, देखिए दोस्तों एक बात और बता दें आपको, जब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई कैपिटल लेटर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वह जो अनुच्छेद है वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि जब संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय वो संविधान में नहीं था, उसे किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप समझ गए कि 31A और 31B को कब जोड़ा गया। यह जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। अब दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि 31C जो है वो कब जोड़ा गया, कब आया हमारे संविधान में। इस बात को जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको उस समय के तत्कालीन घटना को देखना होगा। तो घटना क्या है जरा सा हम देखते हैं। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसके बाद दोस्तों राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को बंद कर दिया। अब आप ये कहिएगा कि ये प्रीवी पर्स क्या होता है। इस बात को जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे आज़ादी के समय के घटना पर। आपको मालूम होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान बनना था, साथ ही साथ 565 देशी रियासतें थी, और उन देशी रियासतों को, उस देशी रियासत के राजा महाराजा को यह अधिकार दिया गया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो भारतीय संघ में मिल सकते हैं, या चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाकर रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश के बुद्धिजीवी नेताओं ने उन देशी रियासतों को अपने देश में मिलाने का काम किया और उनके साथ कुछ समझौता भी किया। ऐसा नहीं है कि वह ऐसे ही मान गया, हमारे राजनेता ने कहा कि आप भारत में मिल जाओ और वो बहुत आसानी से मान गया, ऐसी बात नहीं है। उसको मनाने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ी, समझौता करनी पड़ी। तो उन राजा महाराजाओं के साथ समझौता करना पड़ा और बताया गया कि आपका जो स्थिति है, आप अभी जिस तरह से राजा हैं, आपका स्थिति ऐसा ही बना रहेगा और आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, आपके जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसी को दोस्तों कहते हैं प्रीवी पर्स। तो ये जो प्रीवी पर्स दिया जाता था राजा महाराजाओं को, ये इंदिरा गांधी की सरकार जो है अध्यादेश जारी करके, ठीक है दोस्तों, उसको जो है सो समाप्त कर दिया। अब जब समाप्त कर दिया तो इस पे मुकदमा हुई। अब ये जो मुकदमा हुई दोस्तों, उसमें 2 मुकदमा का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। पहली मुकदमा हुई जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उस पर एक मुकदमा हुई रुस्तम कवासी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि रुस्तम कवासी बनाम भारत सरकार, भारत संघ, ये हुई, ये चुनौती दिया। इसके बाद दोस्तों एक मुकदमा जो हुआ, वो मुकदमा था माधवराव सिंधिया वर्सेस बनाम भारत संघ। ये जो दोनों वाद है, इस दोनों वाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दिया है। इस चुनौती में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो
अध्यादेश जारी किया गया वह गैर संवैधानिक। अब दोस्तों जब ये बातें आ गई तब इंदिरा गांधी की सरकार ने संवैधानिक संशोधन किया। 25वां संविधान संशोधन 1970 में किया। 25वां संविधान संशोधन करके एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 31 में और वह कहलाया अनुच्छेद 31C। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 31C में यह कहा गया कि ऐसे कानून जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए सरकार बनाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्यों को नीतियों का निर्माण करने का आदेश देता है। ऐसी स्थिति में कहा गया कि खास करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो अनुच्छेद 39 है, जिसमें सरकार को यह कहा गया है कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे। तो उस अनुच्छेद का हवाला देते हुए यह कहा गया कि ऐसी स्थिति में यदि सरकार कोई कानून बनाती है और इससे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में हनन नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 39 को वरीयता दिया जाएगा। दोस्तों आपके दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं चल रहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कौन बड़ा है? हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब किनको ज़्यादा वरीयता देना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि अनुच्छेद 31 क्या था। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 31A और 31B क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया, समझ गए। अनुच्छेद 31C क्या था, उसको भी हम लोग समझ। तो दोस्तों जब हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ना चाहिए, जबकि मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार के अधिकार है वह अधिकार 14 से शुरू होता है और 14 से लेकर के 32 तक चलता है, जिसमें 31 को छोड़ के। अब आप कहिएगा कि जब 14 से मौलिक अधिकार शुरू होता है तो 12 और 13 को आप नहीं पढ़ेंगे। ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार की बात हो रही है वो मौलिक अधिकार नागरिक को कहाँ मिलेगा? राज्य में मिलेगा। और राज्य क्या है, इसका परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताया गया है। और दोस्तों यदि आपको मौलिक अधिकार दे दिया जाए लेकिन आपके मौलिक अधिकार के हनन होने पर, मौलिक अधिकार को छीने जाने पर किसी प्रकार की सजा या किसी प्रकार का कानूनी प्रावधान न हो, तो आपको मौलिक अधिकार लेके ही क्या फायदा होगा? तो दोस्तों आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो यह जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इस मौलिक अधिकार के जो उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो मौलिक अधिकार के हनन और उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय को आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। और इसकी चर्चा मिलता है अनुच्छेद 32 में, और यह भी जो है सो भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अनुच्छेद 13 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिलता है कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून का समीक्षा करे और वह कानून संविधान के मूल ढांचा के अनुरूप है या नहीं, कहीं संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इसका परीक्षण करने का शक्ति प्राप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसीलिए अनुच्छेद 12 और 13 भी पढ़ना जरूरी है और 31 को भी पढ़ना जरूरी है। 31A, 31B, 31C ये 9वीं अनुसूची में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में जितनी विषय डाली गई है उस पर संवैधानिक, उस पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले सकती। तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए। आज जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक है वह मुख्य टॉपिक तो हम लोगों का 6ठा मौलिक अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार। दोस्तों
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह इतना अच्छा अधिकार है कि संविधान के निर्माता, संविधान के जननी, आधुनिक भारत के मनु कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। और दोस्तों, ये छठा जो अधिकार है, ये अधिकार इससे पहले के 5 अधिकारों का रक्षा करता है और इससे पहले के 5 अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हनन करने वालों पर 5 तरह के रीट दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी याचिकाएं दायर कर सकते हैं, किस स्थिति में दायर कर सकते हैं, आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्तों, ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहली बात तो यह देख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट उस पर याचिकाएं दायर कर सकती है। ये 32 के धारा 1 जो है ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं दायर कर सकती है। और 32 का 2 जो धारा है वो बताती है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकती है। और ये 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। और उसका नाम भी बताया गया है 32(2) में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रीट दायर कर सकते हैं। इन सभी रीटों का नाम अनुच्छेद 32 के 2 में लिखा गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 32 का धारा 3 कहता है कि मौलिक अधिकार में के हनन होने पर रीट दायर करने की शक्ति संसद कानून बनाकर किसी और संस्था को भी दे सकती है। और दोस्तों, संसद के द्वारा जो है मौलिक अधिकार के हनन होने पर किसी अन्य संस्था को भी रीट दायर करने की शक्ति दे सकता है। इसका प्रावधान भी ये जो है अनुच्छेद 32 ही करता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले ये सब बात करें। ये जो 5 प्रकार की रीट दायर कर सकते हैं वो किस किस स्थिति में दायर कर सकते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ, इन सभी बातों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में यानी कि लैटिन भाषा में कहते हैं हैबियस कार्पस। दोस्तों, कभी कभी आपको जो है सो केवल ये नाम दे करके ही प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि हैबियस कार्पस किस अनुच्छेद में है। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए और ये नाम भी याद होना चाहिए। और हैबियस कार्पस का अर्थ क्या हुआ? हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, यानी शरीर के साथ उपस्थित करना, शरीर के साथ उपस्थित करना। तो कभी कभी दोस्तों आपको शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। और यह कब दायर, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट कब दायर कर सकते हैं? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का याचिका दायर करेगा
और उसको आदेश देगा कि उस व्यक्ति को आप 24 घंटे के अंदर हमारे सामने सशरीर उपस्थित करें, शरीर के साथ उपस्थित करें। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। दूसरे प्रकार की जो याचिका है उसका नाम है परमादेश। क्या नाम है? परमादेश। यदि आप इसके संधि विच्छेद के साथ देखें तो क्या है? परम जोड़ आदेश, आदेश देना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे। और इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है मैंडेमस। मैंडेमस, ये भी याद रखना जरूरी है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। क्या देना? आदेश देना। दोस्तों, यह अध्यादेश, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब दायर किया जाता है, तब निकाला जाता है, जारी किया जाता है, जब कोई संस्था अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभाता है। जो उस संस्था का काम है और वो काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? परमादेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरी प्रकार की जो ये है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ये जो उत्प्रेषण है दोस्तों, उत्प्रेषण नामक याचिका जो है तब जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट जब कोई जो है निम्न अदालत जो अपने जो है जुरिडिक्शन से बाहर होकर, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर काम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि रुक जाओ। उत्प्रेषण को जो है इंग्लिश में कहते हैं सर्सियोरी। सर्सियोरी, और इसका अर्थ होता है रुक जाओ। ये जो है किसी भी निम्न अदालत को, कोई भी उच्च अदालत अपने से निम्न अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य करने से रोकने के लिए यह याचिका जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, एक है प्रतिषेध। और ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है दोनों एक ही प्रकार की चीज है। जहां पर उत्प्रेषण जो है सो उच्च अदालत अपने से निम्न अदालत को के लिए जारी करता है, वहीं पर जो है उत्प्रेषण किसी भी संस्था को उसके अधिकार क्षेत्र में जो नहीं आता है वैसे काम को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख को लैटिन भाषा में कहते हैं को वारंटो, यानी किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्वों से हट के काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं सबका अलग अलग दायित्व है। एसपी का अलग कार्य है, डीएम का अलग कार्य है, शिक्षा पदाधिकारी का अलग कार्य है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का अलग कार्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पद के अलावे किसी अन्य पद का भी काम करने लगे, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हो, यानी कि अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को जो है सो 5 प्रकार की याचिकाएं दायर करने का अधिकार है। और यह याचिकाएं दायर तब होती है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है दोस्तों। याचिका दायर करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, उच्च न्यायालय को भी है और सर्वोच्च न्यायालय को भी। अक्सर जो है दोस्तों इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि याचिका दायर करने में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसे अधिक शक्ति प्राप्त? तो दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि याचिका दायर करने में जो है या मौलिक अधिकार के रक्षा करने में अधिक शक्ति जो है वो उच्च न्यायालय को प्राप्त। वो कैसे? देखिए, आप देखेंगे दोस्तों, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय को 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। यदि आपको किसी भी चीज पर तुरंत रोक चाहिए, कोई कार्य हो रहा है, कोई इस तरह की घटना हो रही है, तुरंत आपको उस पर रोक लगवाना हो, तो इसमें जो याचिका जो जारी करेगी वो हाई कोर्ट ही करेगी, और हाई कोर्ट का वह जो हाई कोर्ट को जो शक्ति मिलता है वो अनुच्छेद 226 के तहत मिलता है। तो एक तो संख्या को लेकर के आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकती है। इसके साथ दोस्तों आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है मौलिक अधिकार के हनन के स्थिति में याचिका दायर कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो विधिक अधिकार के हनन होने पर भी याचिकाएं दायर कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों याचिका दायर करने में सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावरफुल हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 32 तक देखा। दोस्तों मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 33, 34, 35 का भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद 33, 34 और 35 को भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 33 जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 33 के तहत हमारे संसद को यह अधिकार दिया गया है कि हमारे देश के सैनिक बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया विभागों, सीबीआई, इन सभी लोगों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाए, इसके बारे में उनके मौलिक अधिकारों को कम या अधिक करने की जो शक्तियां हैं वो संसद को है। दोस्तों आप समझते हैं दोस्तों, और समझना चाहिए भी, कि आम नागरिकों को जितना मौलिक अधिकार प्राप्त है उतना मौलिक अधिकार सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को देना संभव नहीं है। और उनके जो मौलिक अधिकारों का जो सीमा बनाया गया है वो संसद के द्वारा समय समय पर बनाया जाता है। यही बातें अनुच्छेद 33 में कही गई। अनुच्छेद 34 में दोस्तों, अनुच्छेद 34 में बातें की गई है कि जब हमारे देश में कभी मार्शल लॉ लागू हो जाएगा, सैनिक शासन लागू हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में हमारे देश की नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो हनन होगा उसका क्षतिपूर्ति सरकार कैसे करेगी, इसके बारे में संसद को यह अधिकार दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 35 में हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार के तहत जो संसद को कार्य करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, उन सभी बातों का वर्णन अनुच्छेद 35 में मिलता है। तो अनुच्छेद 35 में क्या क्या बातें मिलता है वो जरा सा हम लोग देखें। हम देखेंगे मौलिक अधिकार के जो भाग 16 के 3 जो है दोस्तों, 16 के 3 में यह कह रहे हैं कि निवास के आधार पर राज्य जो है कुछ चिन्हित व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, चिन्हित समुदायों को क्या कर सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। और ये आरक्षण देने का कार्य जो है सो संसद कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 33 में सैनिक और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकार में से जुड़े हुए चीज़ों को संसद जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। 34 में मार्शल लॉ जब लगेगा तब मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करेंगे
उस पर संसद कानून बना सकते हैं। और इन्हीं चीजों की जानकारी जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 35 में रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों मौलिक अधिकार का जो हमारा पाठ था वो संविधान का समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग संविधान के भाग 4 को यानी कि नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ इसी तरह से पूरे संविधान को बारी बारी से पढ़ते रहें, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसके साथ ही कहेंगे आप लोग खूब के पढ़ाई कीजिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।